सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉटलिन बेसिक्स के बारे में। इस वीडियो में पूरे जो बेसिक कंसेप्ट है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और अपनी जो कंफ्यूजन है उनको अच्छे से हम रिमूव कर देंगे। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप क्या है, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जो फिफ्थ कंसेप्ट है वो है कि ऑपरेटर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कमेंट्स से। कमेंट्स क्या है? अब अगर हम सिंपल भाषा में इसकी बात करें कि कमेंट्स क्या है, कमेंट्स एक ऐसी लाइंस हैं जिनको कि हमारा जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे कि आप अपने प्रोग्राम में राइट करना चाहते हैं कॉटलिन, और इसी के साथ आप एक राइट करना चाहते हैं लाइन कॉटलिन बेसिक्स की। मींस कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम है कॉटलिन बेसिक कंसेप्ट का। अब जो कॉटलिन बेसिक है अगर आप सिंपली अपने प्रोग्राम में राइट कर देंगे तो वो जो कंपाइलर है वो इसका एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है कि कॉटलिन बेसिक क्या है। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम में कुछ राइट करना है तो उसे राइट करने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स को। सिंपल सी बात है, कमेंट्स कुछ ऐसी लाइंस हैं, लाइंस विच कंपाइलर डज नॉट एग्जीक्यूट, जहां बोल सकते हैं कि जो कंपाइलर है वो इन लाइंस को इग्नोर कर देता है। ये जो लाइंस हैं जो कि इग्नोर कर दी जाती हैं कंपाइलर के द्वारा। अब कंपाइलर क्या है ये आपको अगर नहीं पता तो वो मेरे को लगता है कि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देखना शुरू कीजिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट के बारे में पता चल सके। जो कंपाइलर है वो जिन लाइंस को इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता, उन लाइंस को हम कमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि 2 नंबर्स का सम करवाता है। मींस कि आपने एक प्रोग्राम बनाया सम ऑफ 2 नंबर्स का, और इस फाइल का नाम है सम ऑफ 2 kt। अब kt क्या है? kt का मतलब है कॉटलिन। ये आपके पास एक फाइल है, इसमें आपने ये प्रोग्राम राइट किया है, ये आपका सारा प्रोग्राम है। कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आपने ये सारा प्रोग्राम बना दिया। अब आप इस प्रोग्राम में राइट करना चाहते हैं कि जो भी इस प्रोग्राम को देखे उसे पता चल जाए कि ये प्रोग्राम क्यों लिखा है आपने। ठीक है, आप यहां पर राइट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर ही कि ये सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है। यहां पर आप कैसे राइट करेंगे? आप डबल स्लैश राइट करके फिर उसके आगे आप राइट कर देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स। जो भी आपने लाइन राइट करनी है वो डबल स्लैश लगाकर आप उसके आगे राइट कर देंगे कुछ ऐसे, सम ऑफ 2 नंबर्स। ये हमने यहां पर एक कमेंट राइट कर दिया है। अब जैसे ही हमारा जो कंपाइलर है वो इस सम ऑफ 2 फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, मींस कि इसको देखेगा ही नहीं कि ये क्या राइट किया गया है। ठीक है, ये है कमेंट्स का कंसेप्ट। ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो इस वीडियो को एंड में हम एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सेशन रखेंगे जिसमें कि हम कंप्यूटर पे जाकर इन सभी कंसेप्ट को चलाकर देखेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप समझ लें कि कमेंट्स होते क्या है। इनकी थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत आप राइट कर लें किसी कॉपी वगैरह पे, और एंड पे हम इनको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अब जो हमारे पास कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स आते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन, और दूसरा है मल्टी लाइन। अब ये जो हमने जो एग्जांपल की है ये है सिंगल लाइन। मींस कि अगर हम इस वर्ड के बाद एंटर लगाकर नई लाइन में राइट करना चाहें तो वो कमेंट नहीं माना जाएगा, उसे जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ राइट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको यूज करना पड़ेगा मल्टी लाइन कमेंट, क्योंकि आपने बहुत सारी लाइंस का एक कमेंट बनाना है अपने प्रोग्राम में। वो बनाने के लिए हम कुछ ऐसे राइट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लैश लगाते हैं, उसके बाद स्टार। अब यहां पर आप जितनी भी लाइंस राइट करना चाहते हैं वो आप राइट कर सकते हैं। जब आपका कमेंट, जब आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाए, मींस कि आप चाहते हैं कि इसके आगे आप प्रोग्राम राइट करें, कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना चाहते हैं, तो उसमें आपने एंडिंग में ये लगा देना है। ये है स्टार्टिंग और ये है एंडिंग। ये कंसेप्ट है मल्टी लाइन कमेंट का। और जो सिंगल लाइन कमेंट है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। अब आई होप कि आपको कमेंट्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कमेंट्स
कंपोनेंट्स होते क्या है। अब हम मूव करते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास आता है वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं, ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लेना। सो स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है वेरिएबल। अब मान लीजिए कि आपने अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यूज को यूज करना है, मींस कि आप चाहते हैं कि दो नंबर्स का सम प्रिंट करवाने वाला आपने एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें आप नंबर्स को एंटर करवाना चाहते हैं। सो एक तो आपके पास वे ये है कि आप स्टैटिक वैल्यूज दे दो, मींस कि उस प्रोग्राम को 2 और 3 वैल्यू दे दो। अब जो प्रोग्राम है, यहां पर एक प्रोग्राम होगा, जैसे कि ये एक प्रोग्राम है जो कि सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम है। अब हमने यहाँ पर 2 और 3 वैल्यू स्टैटिक दे दी है। स्टैटिक का मतलब कि जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो प्रोग्राम है ये हमें 2 + 3 का ही रिजल्ट देगा। मींस कि इसमें हमने कोई भी वैल्यूज वगैरह को देना ही नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज दे ही नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ ये जो प्रोग्राम है ये स्टैटिक वैल्यूज वाला प्रोग्राम है, जिसमें कि 2 और 3 वैल्यूज हैं, और ये जो प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हमें 2 + 3 ही आंसर देगा। अब ये जो प्रोग्राम है ये कितना एफिशिएंट है, कोई भी इसमें एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये यूजर के हिसाब से चल ही नहीं रहा, यूजर से वैल्यूज को इनपुट करवा ही नहीं रहा। सो ऐसा थोड़ी है कि हमें हर बार ही 2 + 3 का ही रिजल्ट चाहिए। हमने तो डिफरेंट वैल्यूज इसमें एंटर करवानी है और उन डिफरेंट वैल्यूज का हमें आंसर चाहिए। सो वैसा करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स, मीन की एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवा सकें और उसकी जो वैल्यू है वो वेरी भी हो सकती है। मीन की उसमें जो वैल्यू है वो स्टैटिक नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। सो वेरिएबल एक ऐसे कंटेनर की तरह है जिसमें कि हम वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। सो वेरिएबल्स लाइक कंटेनर विच स्टोर वैल्यूज। सो जो वेरिएबल है वो एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सो ये जो वेरिएबल है ये बनता कैसे है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में, ये आप एक मेमोरी देख सकते हैं। सो आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। सो वेरिएबल कैसे बनेगा कि ये जो छोटा सा हिस्सा है मेमोरी का, जो भी हम डेटा उसमें स्टोर करवा रहे हैं, वेरिएबल में हम जिस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं उसी टाइप का जो डेटा है उसके साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी में एक जगह बन जाएगी और उस जगह में हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। सो वेरिएबल्स ऐसे बनते हैं और वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें कि हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके आते हैं। सबसे पहले तो हम वैर कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल बना सकते हैं और वैल कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल बना सकते हैं। अब ये जो दोनों तरीके हैं ये तो वेरिएबल बनाने के ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है इसी के ऊपर अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वेरिएबल बनता कैसे है। सो हमने यहां पर बोल दिया where a = 3। अब ये हमने एक वेरिएबल बना लिया कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। अब ये जो where है ये तो कीवर्ड है, ठीक है, ये where और val इन दोनों कीवर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। अभी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये जो है, जो a है ये है नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल। हम इसी मेमोरी की एग्जांपल के साथ ही इसको देखते हैं कि जैसे ही हमने where राइट किया और a राइट किया तो क्या हुआ कि इस मेमोरी में एक जगह बन गई जिसका नाम है a। जैसे कि यहां पर हमने a राइट कर दिया। सो ये जो मेमोरी में जगह बनी है इसका नाम है a, और ये जो मेमोरी है ये किसके अकॉर्डिंग मिली है, मींस कि इस मेमोरी का साइज कितना है वो डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू किस टाइप की है। वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है, वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू कैरेक्टर भी हो सकती है, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब इन्हीं सभी डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेमोरी में साइज एलोकेट होता है किसी भी वेरिएबल को वो होता है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जिस टाइप की हम वैल्यू उसको एंटर करेंगे उसी तरह की जो वेरिएबल की साइज है वो उसको मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है, यहां पर एक कंटेनर बन जाएगा जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है। अब अगर हम चाहें कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद हम इस a की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो a है उसमें अभी 3 पड़ा है, मींस कि यहां पर जो वैल्यू बनी है, यहां पर जो मेमोरी मिली है जिसका नाम a है उसमें अभी 3 पड़ा है। सो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद मान लो हमने 10th और 11th लाइन में कुछ लाइन राइट कर दी कि अब a की वैल्यू को 10 कर दीजिए, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहां पर a की वैल्यू है वहां पर 3 को हटाकर 10 आ जाएगा।
कुछ इस तरह से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ताकि हम अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बना सकें, कि यूजर से हम वैल्यूज को इनपुट करवाएं और उसी वैल्यूज के ऊपर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएं और यूजर को अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आंसर मिले। ये था वेरिएबल्स का कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं इस डिस्कशन सेक्शन के ऊपर कि जो वैर और वैल दोनों कीवर्ड्स में डिफरेंस क्या है। हम जो वेरिएबल है वो वैर को यूज करके कुछ ऐसे बना सकते हैं और वैल को यूज करके भी कुछ ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो वेरिएबल हम वैर कीवर्ड को यूज करके बनाते हैं, उसको अगर हम चाहें कि आगे जाकर हमने चेंज करना है, जैसे कि हमने यहां पर किया कि हमने आगे जाकर a की वैल्यू को 10 कर दिया, वो यहां पर हम कर सकते हैं। मींस की चेंज इज अलाउडेड आफ्टर वैल्यू इनिशियलाइज्ड का क्या मतलब है कि वेरिएबल को वैल्यू मिल चुकी है। यहां पर मैंने क्या राइट किया कि चेंज इज अलाउडेड। जब हमने एक बार इस लाइन को यूज करके वेरिएबल बना लिया, आगे हम चाहते हैं कि a इज इक्वल टू 10 हो जाए, तो ये यहां पर अलाउडेड है। मींस कि अगर हमने वैर कीवर्ड को यूज करके किसी एक वेरिएबल को बनाया है और उसके आगे हम चाहते हैं कि कुछ प्रोग्राम चलने के बाद हमारे a की वैल्यू 10 हो जाए, तो वो यहां पर अलाउडेड है, जो भी वेरिएबल वैर कीवर्ड को यूज करके बना है। लेकिन यहां पर जो वैल कीवर्ड को यूज करके हमने वेरिएबल बनाया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज इज नॉट अलाउडेड। मींस कि अगर हम चाहें कि हमने पहली लाइन में राइट कर दिया a इज इक्वल टू 3, वैल a इज इक्वल टू 3, मींस कि a को वैल्यू हमने दे दी 3, लेकिन हमने फिफ्थ लाइन में ये डिसाइड करना है कि a इज इक्वल टू 5 हो जाए, ये यहां पर अलाउड नहीं है। हमने एक बार जो वैल्यू दे दी सो दे दी, उसके आगे हमारे इस वैर कीवर्ड वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। अब इसको हम यूज ही क्यों करते हैं अगर इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो। जैसे कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम करना है जिसमें पाई की वैल्यू यूज होनी है, तो हम वहां पर सिंपली यहां पर एक वैल कीवर्ड को यूज करके पाई नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम उसकी वैल्यू एंटर करवा देंगे। अब पाई की वैल्यू तो पूरे प्रोग्राम में चेंज ही नहीं होगी। कुछ ऐसी कंडीशंस में हम वैल कीवर्ड लगाकर वेरिएबल्स को यूज करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है वैर और वैल के बीच। आई होप कि आपको वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डेटा टाइप। अब यहां पर हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं दी। जो डेटा टाइप का कंसेप्ट है वो वेरिएबल के साथ ही इंटर रिलेटेड है। अब यहां पर हमने किसी भी वेरिएबल के साथ डेटा टाइप नहीं दी। डेटा टाइप क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, वो इंटीजर होगा, वो फ्लोटिंग होगा, वो कैरेक्टर होगा, वो स्ट्रिंग होगा, जब वो बूलियन टाइप का डेटा होगा। अब यहां पर जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इतनी इंटेलिजेंस है कि जिस टाइप का हम उसमें डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो उस वेरिएबल को उसी टाइप का वेरिएबल बना देती है। जैसे कि हमने यहां पर एक डेटा स्टोर करवाया 3। अब ये पॉइंट वाला डेटा तो है नहीं, ना ही ये कोई कैरेक्टर है एबीसी तो है नहीं, ना ही इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, किसी का नाम तो है नहीं, ये एक नंबर है। अब जो नंबर टाइप की डेटा टाइप है वो हमारे पास आती है इंट। तो कॉटलिन ने क्या किया कि इसने ऑटोमेटिकली ही ए जो वेरिएबल है उसको टाइप दे दी इंट, इंटीजर टाइप दे दी। लेकिन अगर हम चाहें कि जो कॉटलिन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ना करे, हम खुद की एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप देना चाहते हैं, तो वो भी हम दे सकते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वो कैसे दे सकते हैं, उसे देने के लिए हमने सिंपली यहां पर राइट करना है where a और उसके आगे हमने लगाना है कॉलम और उसके आगे हमने उसकी टाइप दे देनी है। जैसे कि हमने यहां पर राइट कर दिया इंट। अब ये जो a है ये हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस डेटा टाइप के कंसेप्ट के बारे में, कौन कौन सी कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास डेटा टाइप्स आती हैं, और इसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम मूव करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या है? कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स आती हैं। नंबर टाइप की डेटा टाइप्स आती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की डेटा टाइप्स आती हैं, कैरेक्टर टाइप्स की डेटा टाइप्स आती हैं, और बूलियन टाइप्स की डेटा टाइप्स भी आती हैं, स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप्स भी आती हैं। अब इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसमें वैल्यूज कैसी आती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर टाइप, उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर, उसके बाद हम बात करेंगे बूलियन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। अब जो हमारे पास नंबर्स होते हैं
हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो नॉन डेसिमल नंबर, दूसरे होते हैं डेसिमल वाले नंबर। मींस की एक सिंपल जैसे कि 2 3 4 5, ये सभी जो नंबर्स हैं ये नॉन डेसिमल नंबर्स हैं, मींस की इसमें पॉइंट्स नहीं आते। दूसरे नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जो कि पॉइंट वाले होते हैं, जैसे कि 2.2 और 2.056, कुछ ऐसे नंबर जिनके आगे पॉइंट लगा होता है। सो जो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर वाली डेटा टाइप है उसमें हमारे पास दो तरह की डेटा टाइप्स आती हैं, एक है इंटीजर और दूसरी है फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर में हमारे पास कॉटलिन में टोटल 4 टाइप्स की डेटा टाइप आती हैं। सबसे पहली है बाइट, उसके बाद है शॉर्ट, उसके बाद है इंट और उसके बाद है लॉन्ग। अब इतनी डेटा टाइप्स क्यों आती हैं? क्योंकि इन सभी का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि बाइट का होता है 1 बाइट, शॉर्ट का होता है 2 बाइट, इंट का होता है 4 बाइट और लॉन्ग का होता है 8 बाइट। सो हम जहां पर हमें जिस साइज ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह का हम वेरिएबल वहां पर बनाकर उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब इनकी जो रेंज वगैरह भी होती है वो आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप गूगल में एक सर्च लगाइए कि कॉटलिन में डेटा टाइप्स कौन सी हैं, आपको पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि साइज के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा इंटीजर है जो कि -128 से लेकर 127 तक के बीच में ही लाई करता है, तो आप वहां पर बाइट टाइप का वेरिएबल भी बना सकते हैं। लेकिन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं डेटा टाइप वो इंटीजर में इंट है। ठीक है, सो हम ज्यादातर किसी भी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही बनाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर में आपके पास कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और इनकी जो रेंज भी होती है वो आप अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो गूगल पे आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। अब इंटीजर के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वाली कौन कौन सी डेटा टाइप्स आती हैं कॉटलिन में। तो वहां पर हमारे पास एक फ्लोट आती है और दूसरी है डबल। अब अगर हम पॉइंट्स वाले डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम उस डेटा को स्टोर करवाने के लिए दो तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं, एक फ्लोट टाइप का और दूसरा डबल टाइप का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्लोट टाइप में हम जो डेसिमल के बाद 6 to 7 डिजिट्स को स्टोर करवा सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कैसे ही होता है। और डबल टाइप का जो वेरिएबल है उसमें हम 15 डिजिट्स तक स्टोर करवा सकते हैं पॉइंट के बाद। मींस कि यहां पर एक जैसे कि वैल्यू है पॉइंट, अब इस पॉइंट के बाद हम 15 डिजिट तक स्टोर करवा सकते हैं अगर हमारे पास एक डबल टाइप का वेरिएबल है। सो आई होप कि आपको नंबर डेटा टाइप में जो हमने दोनों इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन की उसमें कौन कौन सी हमारे पास डेटा टाइप्स आती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम मूव करते हैं कैरेक्टर के ऊपर। अब अगर हमने एक ऐसा डेटा स्टोर करवाना है जो कि कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ABCD, सो ये जो सभी हैं ये कैरेक्टर्स हैं। अब अगर हमने एक ऐसा डेटा स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर में हमारे पास एक डेटा टाइप आती है जिसका नाम है कैर, और इसमें हम वैल्यूज कैसे स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि A, B, C। सो कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं कैर टाइप का, जिसमें हम कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। अब ये वेरिएबल कैसे बनेगा? अगर तो आप डेटा टाइप नहीं देना चाहते तो सिंपल सी बात है, आपने एक ऐसा वेरिएबल बनाना है where a = a। अब यहां पर आप सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर आपने क्या कर दिया कि एक कैरेक्टर टाइप का डेटा दे दिया है। सो कॉटलिन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इस a वेरिएबल को डायरेक्टली कैर टाइप का बना देगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद डेटा टाइप दें इस वेरिएबल को, तो आपने सिंपली यहां पर राइट करना है where a : उसके आगे आपने डेटा टाइप का नेम राइट कर देना है और इसमें आपने सिंगल कोट्स में अपना कैरेक्टर राइट कर देना है। तो इन दोनों तरीकों से आप वेरिएबल को बना सकते हैं। सो कैर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है बूलियन। और अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले सीखा होगा तो आपको पता होगा कि बूलियन क्या है, और मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको इन सभी डेटा टाइप्स के बारे में पता होगा। लेकिन जो बिगिनर है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बन रही हैं। सो हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब जो बूलियन है वो एक ऐसी टाइप है जिसमें सिर्फ दो तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, मींस की जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही डेटा स्टोर हो सकता है। इसमें या तो हम ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या तो हम इसमें फॉल्स स्टोर करा सकते हैं। मींस की या तो जो बूलियन टाइप का वेरिएबल है उसमें ट्रू वैल्यू होगी या फिर उसमें फॉल्स वैल्यू होगी। सो इसमें हम एक सिर्फ इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ही खेलते हैं। अब बूलियन के बाद हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है स्ट्रिंग।
अब स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे कि हमारे चैनल का नेम है जीत कोड, जीत कोड। अब ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मींस कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसमें जे कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, टी कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है, ओ डी ई, ये सभी कैरेक्टर्स हैं। अब यहां पर ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जहां आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। सो जहां पर हमारे पास ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो, वह उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोट्स में। अगर हमने एक सिंगल कैरेक्टर देना है तो उसे हम सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने एक ऐसा डेटा देना है जो जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो उसको हम देंगे डबल कोट्स में। और ये जो डेटा है ये होता है स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग टाइप का भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम यहां पर राइट कर दें where name इज इक्वल टू जीत कोड, तो कॉटलिन डायरेक्टली नेम को स्ट्रिंग टाइप का बना देगी। अगर हम एक्सप्लिसिटली देना चाहते हैं डेटा टाइप, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कॉलम लगाकर आगे डेटा टाइप का नेम राइट कर देंगे और इसमें हम वैल्यू को एंटर करवा देंगे, और इस तरह से भी हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब एक और टाइप आती है जो कि है एरे, लेकिन उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतनी डेटा टाइप्स को देखना सफिशिएंट है। एरे को हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर कंटेंट बिखर चुका है। सो आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप डीएम कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। डेटा टाइप्स के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि है टाइप कन्वर्जन। सो स्टार्ट करते हैं। अब टाइप कन्वर्जन क्या है, अब जैसे कि आपके पास एक डेटा है जो कि है इंटीजर टाइप का, मींस कि आपने यहां पर राइट किया है वेयर ए जो कि है इंटीजर टाइप का इज इक्वल टू 3। मींस कि यहां पर आपने बोल दिया है कि जो ए वेरिएबल है उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा जाएगा। मींस कि मान लीजिए आपके घर पे 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है, एक में जाती है शुगर, एक में जाता है साल्ट और दूसरे में जाती है नमकीन। अब यहां पर आपने क्या कर दिया कि आपने कंटेनर्स को उसकी टाइप एलोकेट कर दी। डेटा टाइप का कंसेप्ट ही ये है कि आपने एक कंटेनर को उसकी टाइप एलोकेट कर दी। अब साल्ट वाले कंटेनर में आप शुगर को नहीं डाल सकते और शुगर वाले कंटेनर में आप साल्ट को नहीं डाल सकते और नमकीन वाले कंटेनर में आप साल्ट या शुगर दोनों को नहीं डाल सकते। सो इसीलिए यहां पर हम डेटा टाइप के कंसेप्ट को यूज करते हैं। मींस की जो ए वेरिएबल है इसमें सिर्फ हम इंटीजर टाइप का डेटा ही डाल सकते हैं। इसमें अब हम फ्लोट टाइप का डेटा वगैरह डाल नहीं सकते या कैरेक्टर टाइप का डेटा नहीं डाल सकते। मींस की जो ए है उसकी जो टाइप है वो है इंट। अब इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम चाहें कि यहां पर हम कैरेक्टर एंटर करवा दें तो वो यहां पर एरर दे देगा। सो डेटा टाइप का कंसेप्ट यही है। अब टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है, ए वेरिएबल में पड़ा है, आप चाहते हैं कि यही आपको डेटा चाहिए लेकिन किसी और टाइप में चाहिए। मींस कि आप इसी डेटा को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने एक नया वेरिएबल बनाना है और जिस भी टाइप का आप इस वेरिएबल को बनाएंगे, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये एक फ्लोट टाइप का डेटा हो, मींस कि ये एक वेरिएबल है जिसमें हम फ्लोट टाइप का डेटा ही स्टोर करवा सकते हैं। सो हमने अब इस वैल्यू को, मींस की जो ए वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो बी है ये सिर्फ फ्लोट टाइप का डेटा ही स्टोर करवा सकता है, ये डेसिमल वाला डेटा ही स्टोर करवा सकता है। तो यहां पर हम सिंपली इस ए वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। तो सिंपली हमने यहां पर राइट करना है ए डॉट टू फ्लोट। इस फंक्शन को हम यूज करके जो ए वेरिएबल की वैल्यू है जो कि 3 है उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करके इस बी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3.0, ऐसे ही होगी, क्योंकि यहां पर एक इंटीजर वैल्यू है और टू फ्लोट क्या करेगा, उसके आगे पॉइंट लगाकर 0 लगा देगा। सो आई होप कि आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इसको हम प्रैक्टिकली ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे। इसका जो समझने वाला पार्ट है वो इतना ही है। अब इसके आगे हम लास्ट डिस्कशन वाला जो टॉपिक है जो कि है ऑपरेटर, उसको डिस्कस करते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर मूव करते हैं। अब जो लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है ऑपरेटर्स। अब जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, अब अगर हमने
किसी भी तरह के डेटा के ऊपर, किसी भी तरह के वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो वो हम किन को यूज करके कर सकते हैं? ऑपरेटर्स को यूज करके। मींस की ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज के ऊपर। मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है। अब वहां पर आप क्या राइट करेंगे? 2+3, ये तो होगी स्टैटिक वैल्यूज। लेकिन अगर आपने वैल्यूज को स्टोर करवाया है वेरिएबल्स में, जैसे कि ए में आपने आपने वैल्यू स्टोर करवाई है 2 और बी में आपने वैल्यू स्टोर करवाई है 3, तो आप यहां पर राइट करेंगे a+b। ये आपके पास वेरिएबल्स हैं और ये हमने डायरेक्टली एक ऑपरेशन बना दिया है वैल्यूज को यूज करके। अब ये हमने क्या बनाया? ये है एक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, जहां आप एक ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो a है ये एक वेरिएबल है और ये जो b है ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो प्लस है ये यहां पर एक ऑपरेटर है, क्योंकि प्लस की वजह से ही हमारी जो दो वैल्यूज हैं वो प्लस होंगी और हमारे पास आंसर आएगा। अब ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे जो ऑपरेटर्स कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसको ऑपरेटर्स की भाषा वगैरह में बोलें तो इसको हम ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। ऑपरेंड सिंपल सी बात है, आप इसको वेरिएबल के साथ ही देख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ए जो है वो वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है और जो यहाँ पर साइन हमने लगाया है ये एक ऑपरेटर है। अब कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 4 तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर भी हम अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनको जब हम आगे आने वाली वीडियोस में यूज करेंगे प्रोग्राम में तो आपको ज्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी थ्योरेटिकल टॉपिक के लिए हम इनको बस समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। सो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर कैटेगरीज में। मींस की अगर हमने प्लस करना है तो प्लस को यूज करेंगे, अगर हमने माइनस करना है तो माइनस को यूज करेंगे, अगर हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को तो हम यहाँ पर स्टार को यूज करेंगे, और अगर हमने डिवीजन करनी है तो यहाँ पर हम स्लैश को यूज करेंगे। अगर हमने डिवीजन करके जो रिमाइंडर आया है उसको निकालना है तो उसके लिए हम मॉडुलस को यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी वेरिएबल की वैल्यू एक के साथ बढ़ जाए तो उसके लिए हम प्लस प्लस को यूज करते हैं। प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या किसी भी वैल्यू को एक के साथ इंक्रीमेंट कर देता है, मींस कि एक के साथ बढ़ा देता है। जैसे कि ए में वैल्यू पड़ी है 3 और अगर हम यहां पर राइट करें ए प्लस प्लस तो ये क्या कर देगा, ये ए की वैल्यू को 4 कर देगा। लेकिन इसमें भी वेरिएशन है, हम प्लस प्लस को वेरिएबल के नाम के बाद भी यूज कर सकते हैं, हम प्लस प्लस पहले भी यूज कर सकते हैं, मींस कि ए प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं और प्लस प्लस ए भी यूज कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप इतना याद रखें कि ये जो प्लस प्लस है, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक के साथ इंक्रीमेंट कर देता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सो जो माइनस माइनस है वो आई होप कि आपको पता चल ही गया होगा कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक के साथ डिक्रीमेंट कर देता है। सो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल है, वो है इक्वल टू, जो कि हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं। सो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर राइट किया वेयर a इज इक्वल टू 3। अब ये जो इक्वल है ये क्या कर रहा है, ये इस 3 वैल्यू को असाइन कर रहा है a को, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके आगे कंपाउंड ऑपरेटर्स भी आते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये बेसिकली कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंडीशंस क्या है इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हमने जैसे कि चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन b, मींस कि a में जो वैल्यू पड़ी है, जैसे कि a में वैल्यू पड़ी है 2 और b में वैल्यू पड़ी है 3, सो क्या a की वैल्यू बड़ी है b से, यहां पर तो फॉल्स है। सो कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यहां पर आ जाता है कि क्या, ठीक है, वहां उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को। और अगर हमने ये चेक करना है कि a की वैल्यू b के इक्वल है
तो हम एक इक्वल टू नहीं लगाते, हम दो इक्वल टू लगाते हैं। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर राइट करें 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि जो इक्वल टू अकेला है वो तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर में इक्वलिटी को चेक करने के लिए हम दो इक्वल टू लगाते हैं। अब इसके बाद अगर हमने दो कंडीशंस को इकट्ठे लगाना है तो उसके लिए हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। इन सभी ऑपरेटर्स को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इन सभी ऑपरेटर्स को हम बहुत ही इजी वे में डिस्कस भी करेंगे और प्रोग्राम्स भी बनाएंगे ताकि आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना रहे। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड आता है और आता है और नॉट आता है। तो ये हमने एक बेसिक डिस्कशन कर ली है ऑपरेटर्स के बारे में भी, क्या क्या कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। इनको हम जब जब इनकी जरूरत पड़ेगी तब तब हम इनको यूज करेंगे और प्रोग्राम्स भी बनाएंगे इन सभी ऑपरेटर्स को यूज करके। सो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा ऑपरेटर्स के बारे में, और जितने भी कंसेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन और ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अब टर्न आती है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कंप्यूटर पे जाकर करते हैं, और जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स को पढ़ा है, हमने देखा है, उन सभी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमने अभी तक सीखा है क्या वो काम करता भी है कॉटलिन में या नहीं करता। सो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, और अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने थ्योरेटिकली समझे हैं। तो यहाँ पर हम अपने इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर देते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने कॉटलिन के प्रोग्राम में। तो हमारा जो इंटेलिजे आइडिया है वो अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपने कॉटलिन ट्यूटोरियल वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हम अब सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फाइल को बनाने के लिए हम सबसे पहले सिंपली यहाँ पर कॉटलिन फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू, यहाँ पर कॉटलिन क्लास/फाइल, और इस फाइल का हम नाम राइट करेंगे कॉटलिन बेसिक्स, और ये होगी एक कॉटलिन की फाइल, और एंटर कर देंगे। तो हमारी जो एक नई कॉटलिन की फाइल है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। फर्स्ट प्रोग्राम ने हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेन फंक्शन क्या होता है और कॉटलिन में एक बेसिक प्रोग्राम कैसे हम राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कमेंट एक ऐसी लाइन्स होती हैं जिनको कि हमारा जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो इग्नोर कर देता है। और कमेंट्स को राइट करने के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हम डबल स्लैश को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक कॉटलिन बेसिक नाम की फ़ाइल बना रहे हैं और हम यहाँ पर राइट करना चाहते हैं कि ये किस तरह की फ़ाइल है, तो सिंपली हम यहाँ पर सिंगल लाइन में राइट कर देंगे कॉटलिन बेसिक्स। और अगर हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देना चाहते हैं, मीन्स कि हम मल्टी लाइन कमेंट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्लैश और स्टार्ट करके एंटर किया तो यहाँ पर इंटेलिजे ने ऑटोमेटिकली हमें मल्टी लाइन कमेंट लगा कर दे दिया। मीन्स कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट कमेंट का और ये है एंडिंग पॉइंट कमेंट का। अब इसके बीच में हम जो भी राइट करेंगे इस वर्ड्स को जो हमारा कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर हम सिंपली राइट कर देते हैं दिस वीडियो इज अबाउट कॉटलिन बेसिक्स। कमेंट्स के बारे में बात करेंगे और वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। अब इनको अगर हम एक फंक्शन बनाकर मीन्स कि मेन फंक्शन के अंदर भी राइट कर दें, क्योंकि एट द एंड जो हमारा मेन फंक्शन है वो ही कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर राइट करके भी हमारी ये जो लाइंस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कमेंट्स हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट होती हैं या नहीं होती। यहाँ पर कंपाइलिंग जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट हमारे पास नहीं आई क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर कमेंट्स को राइट कर दिया है, और कमेंट्स वो होते हैं जिनको कि हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम इन स्लैश को हटा दें तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंटेलिजे ने हमें बता दिया है कि ये आप क्या राइट कर रहे हो। कॉटलिन क्या है? कॉटलिन जो है वो कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है। तो ये एक बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो ये कॉटलिन के कंपाइलर को
समझ में नहीं आ रहे और हमारे इंटेलिजेंस को भी समझ में नहीं आ रहे, इसीलिए हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। तो आई होप कि आपको कमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है और साथ ही साथ मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है। अब कमेंट्स के बाद हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है वेरिएबल, और ऑलरेडी हम बोर्ड के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वेरिएबल बनाकर देखते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि या तो आप वेर को यूज़ कर सकते हैं या आप वैल को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इंटेलिजे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप सिंपली कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर जो लाइन है वो सिंगल लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर से आप उस लाइन को अनकमेंट कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है कि वेर और वैल में डिफरेंस क्या है। इसके बारे में हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वेर कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बना लिया a इज इक्वल टू 3 और आगे हमारा मन किया कि हमने a की वैल्यू को 10 करना है, तो हम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सेमीकोलन डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है कोटलिन में। तो यहाँ पर ये इजीली हो जाएगा, यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। वैसे तो हमारा इंटेलिजे भी हमें कोई एरर नहीं बता रहा, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट करें तो भी हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वेर कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाया है और हमें ऑलरेडी पता है कि वेर में जो चेंजिंग है आफ्टर इनिशियलाइजेशन वो अलाउडेड है। मीन्स कि जब हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद भी हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट भी करा कर देख लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे ताकि हमारी आउटपुट में भी कोई वैल्यू आने लग जाए। तो यहाँ पर 10 आ रहा है। तो अपडेटेड वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और डेटा टाइप्स के बारे में भी हमने बात की है। और यहाँ पर जो ए की डेटा टाइप है, जब जो कॉटलिन ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है, तो अगर यहाँ पर वैल्यू एक इंटीजर टाइप की है तो वेरिएबल की जो टाइप है वो हो जाती है इंट। लेकिन अगर हमने वैल्यू कुछ ऐसे दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉटलिन कन्वर्ट करती है हमारे वेरिएबल को, मीन की ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करती है, तो वो कर देगी ए डबल टाइप में। मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर राइट कर दिया वेर डी इज इक्वल टू 3.0, तो ऑटोमेटिकली जो कॉटलिन है वो इस डी वेरिएबल की जो टाइप है उसको डबल कर देगी। तो डबल जो टाइप है वो फ्लोटिंग टाइप की टाइप है, जिसमें कि हम अप टू 15 डिजिट्स को स्टोर करवा सकते हैं आफ्टर डेसिमल। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया यूजिंग वेर कीवर्ड और उसको आगे हमने उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दिया और उसको प्रिंट भी करवा दिया। अब इस सभी को हम कमेंट कर देते हैं और इसके आगे हम वैल को यूज़ करके एक वेरिएबल बनाते हैं, सेम a इज इक्वल टू 3 वाला वेरिएबल। अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि क्या चेंज होती है या नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 राइट कर दिया a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मैं अगर अपना कर्सर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मीन्स कि हमारा इंटेलिजे हमें बता रहा है कि जो वैल टाइप का वेरिएबल है, मीन्स कि जिस वेरिएबल को हमने वैल कीवर्ड को यूज़ करके बनाया है उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो वैसे तो इसका एरर ही आएगा, लेकिन एक बार फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि कॉटलिन कह रही है कि जो वैल कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाया है उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको वैल और वेर के बीच में का जो डिफरेंस है उसके बारे में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। हमने थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर लिया बोर्ड के ऊपर, हमने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब एक और वेरिएबल के कंसेप्ट में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल बना लें जिसको कि आप बाद में वैल्यू दें, मीन्स कि अगर आप चाहते हैं वेर इज इक्वल टू ए और फिर आप ए इज इक्वल टू 10 कर दें, मीन्स कि आप जब वेरिएबल बना रहे हैं तब डायरेक्टली उसको वैल्यू ना देकर बाद में वैल्यू देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप देनी ही पड़ेगी वेरिएबल की। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली वेर कीवर्ड को यूज़ करके ए वेरिएबल बना लिया और बाद में उसकी वैल्यू साइन की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर बता रहा है दिस वेरिएबल मस्ट आइदर हैव अ टाइप एनोटेशन, जहाँ इसको इनिशियलाइज कर दो। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले हम एक वेरिएबल बना लें और बाद में हम जब हमें ज़रूरत है उसमें वैल्यू डाल देंगे, तो ऐसा करने के लिए जब हम उस वेरिएबल को बना रहे हैं तो उसकी टाइप देनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया कि जो ए वेरिएबल है उसकी टाइप है इंट, और अब हम इस ए वेरिएबल में बाद में वैल्यू साइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, आपको पता होना जरूरी है, सो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये हमारा
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट है वेरिएबल टॉपिक का। अब इसके बाद हम मूव करते हैं जो हमने डेटा टाइप को यूज़ करके वेरिएबल्स को बनाया है, उन सभी टाइप्स को यूज़ करके हम एक एक वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि आपको टाइप्स को कैसे लगाना है, कैसे हमने एक्सप्लिसिटली वेरिएबल के साथ टाइप को लगाना है, वो आपको समझ में आ सके, और कुछ हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी हो सके। जैसे कि सबसे पहले हम इंटीजर टाइप डेटा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर बाइट टाइप का डेटा वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम सिंपली वैल्यू 20 डाल देंगे। फिर से हम एक बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि है शॉर्ट टाइप का, अभी हम वैल्यू डाल देते हैं। फिर हम सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं जो कि है इंट टाइप का, और इंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखी होगी। इसमें हम डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज ही डाल रहे हैं। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं हमारी जो इंटीजर टाइप की डेटा टाइप्स आती हैं। अब इनके बाद हम बात करने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली डेटा टाइप्स की, जिसमें कि हमारे पास टोटल 2 डेटा टाइप्स आती हैं, वेर ई फ्लोट। और एक और बात, अगर आपने किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना है, तो उस वैल्यू के एंड में जो कैपिटल एफ है जहाँ जो स्मॉल एफ है वो होना जरूरी है, तो ही वो वैल्यू फ्लोट टाइप की मानी जाएगी। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड फ्लोट टाइप है वो है डबल। तो उसके लिए भी हमने सिंपली यहाँ पर राइट करना है डबल, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे, सिंपल सी बात। अब एक हमने चीज़ डिस्कस की थी कि जो फ्लोट टाइप का डेटा होता है उसमें हम डेसिमल के बाद सिर्फ 6 से 7 तक की डिजिट्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। वो भी हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। तो हम डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, तो यहाँ पर हमने टोटल 10 डिजिट्स को एंटर करवा दिया है एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। लेकिन देखते हैं कि जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो कितनी वैल्यूज़ हमें प्रिंट होंगी। और यहाँ पर जो हमने डबल वाला वेरिएबल बनाया है इसमें हम थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ देकर देखते हैं, जिसका कि हमने पढ़ा है कि हम 15 डिजिट्स तक स्टोर करवा सकते हैं। सो देखते हैं कि इसका कितने डिजिट्स तक हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं करैक्टर के बारे में। तो करैक्टर वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर राइट करेंगे कैर, और करैक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिंगल कोट्स में हम सिंपली यहाँ पर राइट कर सकते हैं। करैक्टर के बाद हम बूलियन की बात करते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ 2 वैल्यूज ही स्टोर करवा सकते हैं, या ट्रू या फिर फॉल्स। तो वेर एच बूलियन, और जिसमें हम या तो ट्रू वैल्यू पास करवा सकते हैं या फिर हम फॉल्स वैल्यू पास करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करवाना चाहें तो वो यहाँ पर एरर देगा। एरर क्या है? द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप बूलियन। मीन्स कि बूलियन टाइप के वेरिएबल में हम ऐसी डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते। सो यहाँ पर हम या तो ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या फिर फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। एक आप यहाँ पर ध्यान देना कि अगर आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप्स को दे रहे हैं तो जो डेटा टाइप्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कि इंट का जो आई है वो कैपिटल में होना चाहिए, और सभी का जैसे फ्लोट का एफ है वो कैपिटल में होगा, और बूलियन का जो बी है वो भी कैपिटल में होगा। अब बूलियन के बारे में हमने बात कर ली, फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली, करैक्टर के बारे में हमने बात कर ली। अब जो लास्ट है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग हमने डिस्कस कर लिया है कि जो स्ट्रिंग है वो है ग्रुप ऑफ करैक्टर्स। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, और ग्रुप ऑफ करैक्टर्स को मीन की स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए हम डबल कोट्स को यूज़ करते हैं, और डबल कोट्स में हम जो भी राइट करेंगे वो एक स्ट्रिंग है। यहाँ तक हमने सभी डेटा टाइप्स को यूज़ करके एक एक वेरिएबल बना लिया है, और अब हम इन वेरिएबल्स को 1 बाय 1 सिंपली प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल सके। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ। हमने सभी वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवा लिया है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो तो यहाँ पर सिंपली आ चुकी हैं, और हमने बात की थी कि फ्लोट में हम 6 to 7 डिजिट ही स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोट वाली वैल्यू है वो सिर्फ 7 डिजिट तक ही स्टोर हुई है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स। और ये है डबल वाले वेरिएबल की आउटपुट, ये करैक्टर है, ये बूलियन है, और ये है स्ट्रिंग वाले वेरिएबल की आउटपुट। सो आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में भी अब अच्छे से पता चल गया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो इन सभी को हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो कंपाइलर है
वो इस सभी कोड को इग्नोर कर सके। अब टाइप कन्वर्जन क्या है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है, उसको हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो वैसा करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं एक्सप्लिसिटली। तो ए ऑफ इंट टाइप, और इसमें वैल्यू हम 3 दे देते हैं। इसके बाद हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, और हमने अब इस ए वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है फ्लोट में। तो ऐसा करने के लिए सिंपली हम राइट करेंगे ए वेरिएबल नेम डॉट, सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे टू फ्लोट, और जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे बी वेरिएबल की वैल्यू को, जिसमें कि फ्लोट में कन्वर्ट होकर ए की वैल्यू असाइन हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था वैसे ही हमारे पास आंसर आ चुका है 3.0। सो कुछ इस तरह से हम किसी एक टाइप के डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी टाइप में। अब अगर आपने डिटेल में समझना है तो फिर से वही बात कि गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। और जब आप खुद इन टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब टाइप कन्वर्जन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हमने डिस्कस किया है वो है ऑपरेटर्स। जैसे कि हम इन ऑपरेटर्स को इस प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि 2+3। अब 2+3 को प्रिंट कर देगा जो कि 5 है। तो 2 एक वैल्यू है, 3 एक वैल्यू है, और जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है। तो सभी ऑपरेटर्स को हम यहाँ से ही यूज़ करके देख लेते हैं। इंक्रीमेंट वगैरह को लगाने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेर ए इज इक्वल टू 2। सिंपली हम यहाँ पर ए प्लस प्लस राइट कर देंगे, फिर हम प्लस प्लस ए राइट कर देंगे। इसमें अभी हमने डिफरेंस भी डिस्कस करना है, उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। फिर हम ए माइनस माइनस यूज़ कर लेंगे, और फिर हम माइनस माइनस ए यूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अर्थमेटिक ऑपरेटर वाले सभी प्रिंट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं, और उस आंसर से हम अपने प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब 2+3 सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा, और 2-3 -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 3 6 आ जाएगा, और 2 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें, मीन्स की 2 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो आएगा 2, क्योंकि जो 2 है वो 3 से छोटा है। तो इतना तो मतलब कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक आती होगी तो आपको पता ही होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये कैसे काम कर रहे हैं। ये जो प्लस प्लस हमने एक बार आगे लगाया है, फिर हमने पीछे लगा दिया, ये कैसे काम कर रहा है। तो जब हमने इस वैल्यू को, मतलब कि प्लस प्लस ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद में लगाया, तो इसने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू कितनी थी 2। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कमेंट बनाकर कि बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू थी 2। अब जब हम वेरिएबल की वैल्यू को पहले लगा देते हैं इंक्रीमेंट के, तो क्या होता है कि सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को भेजा जाता है। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है, और उसके बाद उस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। मीन्स कि जब इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू को ए के साथ इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, जो कि है 3। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू हो चुकी है 3, और हमने देख लिया कि पहले प्रिंट एलन ने कैसे हमारी ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। अब हम मूव करते हैं इस सेकंड प्लस प्लस ए के ऊपर। अब ए की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि इस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने ए की वैल्यू को 3 कर दिया है। पोस्ट इंक्रीमेंट हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगाया है। अब ये जो है ये है प्री इंक्रीमेंट, मीन्स कि पहले इंक्रीमेंट करेगा। अब ये क्या करेगा कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कीजिए, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाइए या भेजिए। जैसे कि ए की वैल्यू तो 3 थी, हमने ऊपर भी राइट किया है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। सो वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे वैल्यू 4 हो गई तो फिर उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट में वैल्यू आई है वो यहाँ पर 4 आ चुकी है। अब सेम जो काम है वो डिक्रीमेंट का भी है। तो डिक्रीमेंट में सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पर 4 हो चुकी है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है
कि पहले वैल्यू को भेजिए जहाँ प्रिंट करवाइए। तो यहाँ पर वैल्यू 4 है, तो 4 प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद उस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दीजिए, मीन कि उस वैल्यू को 1 के साथ माइनस कर दीजिए। तो 4 से वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर टर्न आएगी लास्ट वाले प्लस माइनस माइनस ए की। इसने क्या करना है कि सबसे पहले ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है 1 के साथ। तो ए की वैल्यू 3 थी, 2 हो जाएगी और फिर उस वैल्यू को भेजना है। तो यहाँ पर 2 फिर प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता चला होगा। और हमने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करके देख लिया है, तो इसके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम उन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इफ एल्स के बारे में बात करनी है, कंडीशंस के बारे में बात करनी है, तो वहां पर हमारे जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं वो यूज होंगे। आगे अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना है तो वहां पर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके जो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। और एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इन सभी कंसेप्ट को अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी। तो इनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंप्लीमेंट कीजिए, जितना मैंने आपको करवाया है उतना जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो मेरे बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स के बारे में कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना जो भी कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।